शारदा और अनामिका दोनों सासू मां और बहुरानी थे। शारदा के पति परलोक यात्रा कर चुके थे और बेटा दोनों पैर गवा बैठा था एक दुर्घटना में, इसीलिए घर पर ही रहता था और कोई काम नहीं करता था। सासू मां और बहुरानी दोनों को काम करना पड़ता था उनके परिवार को चलाने के लिए। शारदा सुबह सुबह लोगों के घर नौकरानी के काम के लिए जाती थी और अनामिका खेत के काम के लिए जाती थी। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। शारदा एक दिन अपने काम के लिए जा रही थी। वहां बहुत सारे लोग एक चाय के दुकान में भीड़ लगाए हुए थे। सर्दियों के मौसम में सारे लोग चाय की दुकान में ही भीड़ लगाते हैं। बस इनका व्यापार अच्छा चलता है। सुबह मैं जब जाती हूँ बहुत भीड़ रहती है, पर शाम को लौटते वक्त दुकान बंद हो जाती है। इस बीच में कितने पैसे कमा लेते होंगे ये सोचकर वो भी चाय पीने के लिए उस दुकान में चली गई। उस दुकान वाले से शारदा कहने लगी, एक कप चाय देना। रुकिए, देता हूँ। फिर उसने चाय पिया, उसे पैसे दिए और वहां से चली गई। शारदा जाते जाते सोचने लगी, छी, ये कोई चाय थी? ये तो बिल्कुल पानी था। फिर भी लोग पिए जा रहे हैं। सब पागल है। इस तरह से वो सोची और वहां से चली गई। दिन निकलते गए। एक दिन शारदा अनामिका से कहने लगी, अनामिका, आज शेखर के घर में बहुत काम है। कल उनके घर में लगता है जन्मदिन मनाया गया था। बहुत बर्तन धोने के लिए है। अगर तुम भी मेरे साथ चलती हो तो काम जल्दी खत्म कर पाऊंगी, नहीं तो बस काम में ही फंसी रह जाऊंगी दिन भर। ठीक है, मैं भी आती हूँ माँ जी। ये कहकर दोनों काम के लिए निकल पड़े। बीच रास्ते में अनामिका चाय की दुकान में भीड़ देखकर बहुत अचंभित हो गई और सासू माँ से कहने लगी, सासू माँ, चाय की दुकान में इतने लोग भीड़ लगा के क्यों खड़े हैं? और किस लिए? चाय पीने के लिए। सर्दियों का मौसम है ना, इसीलिए लोग यहाँ पर आते हैं चाय पीने। पर तुम यहाँ पर कभी चाय मत पीना, ठीक है ना? ऐसा क्यों सासू माँ? वो चाय नहीं, पानी है, पानी। इस तरह से उसने कहा। फिर वो दोनों चले गए बर्तन धोने के लिए। जब वो घर लौट आ रहे थे, शारदा अनामिका से कहने लगी, अनामिका, आज अगर तुम मेरे साथ ना आती तो दोपहर के 3 बज जाते। सासू माँ, देखिए चाय की दुकान बंद हो गई। वो आदमी सुबह के 5 बजे आता है और 10 बजे तक अपना दुकान बंद कर देता है। फिर शाम के 4 बजे आता है और 6 बजे तक दुकान बंद करके चला जाता है। इतने में ही बहुत कमा लेता है वो आदमी। उसकी बातें सुनकर अनामिका सोचने लगी। थोड़ी देर बाद सासू माँ और बहुरानी घर पहुँच गए। घर पर बिस्तर में लेटा हुआ बेटा अपने माँ से कहने लगा, माँ, आज अपनी बहू को अपने साथ ले गई थी क्या? हाँ बेटा, आज वहाँ पर बहुत काम था इसलिए ले गई थी। माँ, जो दवाइयाँ लेता हूँ आज वो खत्म हो गई। अरे, अभी तक पगार नहीं मिली। 2 दिन देर हो गई। उन्होंने कहा 2 दिन इंतजार करने के लिए। अरे, मेरे पास भी अभी पैसे नहीं है और 10 दिन लगेंगे पैसे आने के लिए। तब तक हम क्या करें? ये सोचकर वो तीनों उदास हो गए। ठीक है, फिर मैं जाकर दवाई की दुकान से दवाइयाँ ले आऊंगी और कह दूंगी उन्हें कि बाद में पैसे दे दूंगी। अनामिका, शेखर इस तरह से दवाइयाँ नहीं देता है। उसने एक बोर्ड पर लिख दिया है कि उधार के लिए अनुरोध ना करे, क्योंकि बहुत लोग दवाइयाँ ले जाने के बाद पैसे नहीं दिए, शायद इसलिए। ठीक है, फिर भी मैं एक बार उनसे बात करके दवाइयाँ लाने की कोशिश करती हूँ। ये कहकर वो दुकान चली गई दवाइयाँ लाने के लिए। थोड़ी देर के बाद वो घर लौट आई। क्या हुआ? तुम दवाइयाँ लाई? नहीं जी, मैंने उनसे बहुत विनती की पर उन्होंने दवाइयाँ नहीं दी। ऐसा कहकर वो बहुत दुखी हो गई। वो दिन निकल गया। अनामिका मनी मन सोचने लगी, ऐसा नहीं चलेगा। कब तक हम इस गरीबी में इस तरह से जिएंगे? अगर हमारी खुद की कमाई हो तो हमारी जरूरतों के लिए पैसे तो होंगे। हमें पैसे चाहिए। इस तरह सोचते हुए वो अपनी सासू माँ के पास गई। सासू माँ, पूरे महीने कड़ी मेहनत करने के बाद भी हमें वक्त में पैसे नहीं मिलते। कभी कभी देर हो जाती है। हमारी भी तो जरूरतें हैं। अगर हमारे पास ऐसे पैसे नहीं होंगे तो हमें कितनी तकलीफ होती है।
अभी तक आपके बेटे की दवाइयाँ तक हम ना ला सके। हम क्या कर सकते हैं, ऐसी ही किस्मत है, भगवान ने फूटी किस्मत दी है। सासू माँ, वक्त आ गया है, अब हमें खुद अपनी किस्मत बदलनी होगी। मेरे पास बहुत अच्छी तरकीब है। क्यों ना हम एक चाय की दुकान खोलते हैं। वो पानी से चाय बनाता है, फिर भी उसे इतना मुनाफा हो रहा है। हम दूध से अच्छी वाली चाय बनाएंगे, अदरक वाली चाय बनाएंगे। पूरा भरोसा है मुझे, हम उससे भी ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। हमारे हाथ में कुछ पैसे होंगे, फिर हमें इतने पैसे के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। इस तरह से अनामिका ने शारदा को खुल के कहा। शारदा भी उसके बात पर तैयार हो गई। दोनों एक दिन उनके घर के सामने एक छोटा सा टेबल और बोर्ड लगाकर स्पेशल अदरक वाली चाय की दुकान शुरू कर दी। उस बोर्ड को देखकर कई लोगों को लगा कि अनामिका ने चाय की दुकान खोली है, तो एक बार जाके उन्हें देखना चाहिए कि अदरक वाली चाय उसकी कैसी है। इस तरह से लोग उनकी दुकान पर गए। क्योंकि अदरक वाली चाय बहुत ही स्वादिष्ट थी, सभी लोगों ने मजे से उसे पिया और बहुत तारीफ की। फिर उन्होंने पैसे दिए और वहां से चले गए। क्योंकि उनकी दुकान बिल्कुल नई थी, इसीलिए कुछ ही लोग आए वहां पर चाय पीने के लिए। दुकान बंद करने के बाद सासू माँ और बहू रानी पैसे गिनने लगी। सासू माँ, हमने आज ज्यादा खर्च भी नहीं किए और 600 रुपए हमें मिल गए। हाँ बहू रानी, पहले ही दिन 600 रुपए मिल गए। जो लड़की हमें दूध देती है वो महीने के अंत में पैसे लेगी, इसीलिए अभी पैसे भी नहीं देने होंगे उसे। और व्यापार भी हमारा ऐसे अच्छा चलेगा। पहले जाकर बेटे के लिए दवाइयाँ ले आओ। दवाइयों के बिना बहुत तकलीफ हो रही होगी, ठीक से सो नहीं पाया होगा। इसके बाद अनामिका दवाइयाँ लेने चली गई। थोड़ी देर बाद वो दवाइयाँ लेकर वापस आई, फिर जाकर अपने पति को दे दी। कैसा रहा तुम लोगों का आज का व्यापार? इस तरह से उसके पति ने पूछा। अनामिका ने कहा कि व्यापार अच्छा था। ऐसे ही दिन निकलते गए। अनामिका का व्यापार अच्छा चलने लगा। अनामिका चाय बनाती थी और शारदा सबको चाय देती थी। इस तरह कुछ दिन में उनका मुनाफा अच्छा होने लगा। एक दिन अनामिका अपनी सासू माँ से कहने लगी, सासू माँ, अब हमें मुनाफा होने लगा है। इसके अलावा भी हमें कुछ नई तरकीब सोचनी पड़ेगी। हमारे घर के आगे जो जगह है ना, वहाँ पर हम एक छोटा सा कॉफी शॉप बना सकते हैं। स्पेशल कॉफी, चाय पिला सकते हैं। क्या कहती हो? अनामिका ने भी सासू माँ की बातों पर हामी भर दी। जैसा उन्होंने सोचा था, उसी पैसे से वो एक छोटा सा चाय और कॉफी शॉप शुरू कर दिए। वहाँ पर लोग आराम से बैठकर चाय पी सकते थे, इसीलिए वहाँ पर लोग आते थे, चाय पीते थे खुशी खुशी और पैसे देके चले जाते थे। जब ऐसा चलने लगा, बहुत ही कम समय में उनकी अच्छी पहचान हो गई। हर जगह उन्हीं के चर्चे होने लगे। उसके बाद वो और गरीब नहीं रहे। व्यापार में सफलता पाने के साथ साथ वो धनी हो गए। एक दिन बेटा अपनी माँ से कहने लगा, माँ, आप दोनों इतनी कड़ी मेहनत करते हैं और मैं बस बैठा रहता हूँ। मुझे भी आप दोनों को सहायता करनी चाहिए। आपको हमें सहायता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस आराम कीजिए। अगर फिर भी आप चाहते हैं सहायता करना, तो बस काउंटर में बैठ के पैसे लीजिए जो हमारे दुकान में आएंगे चाय पीने। सही कहा है, ये सफलता सिर्फ एक इंसान की नहीं, सबकी है। इस तरह से सासू माँ ने कहा। फिर उन सब के चेहरे में मुस्कान आ गई। उसके बाद से वो अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में भूल ही गए और खुशी खुशी जीने लगे। अनामिका की एक छोटी सी तरकीब ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दी। कंचनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक दंपति विष्णु और अनामिका रहते थे। वो मध्यम वर्ग परिवार से थे। नौकरी करके वो अपनी जीविका चलाते थे। उनकी एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम था राधा। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था उनकी जिंदगी में, एक दिन विष्णु जब ऑफिस जा रहा था, अचानक से एक कार आकर उसके सामने रुक गई। उसे देखकर विष्णु कहने लगा, कौन अपनी गाड़ी लाकर इस तरह से रोक दिया? इस तरह से उसने जोर से चिल्ला के कहा। अंदर में जो इंसान बैठा हुआ था वो कोई और नहीं, उसकी मैनेजर अनुपमा थी। अरे मैं हूँ, तुम ऑफिस जा रहे हो ना? आओ हम दोनों साथ चलते हैं। ये कहकर उसने अपनी कार में उसे बैठा लिया। इस तरह हर रोज वो किसी ना किसी बहाने से उसे कार में बैठाती थी और साथ में ऑफिस ले जाती थी।
एक दिन उसने अपनी गाड़ी को एक पार्क के सामने जाकर रोकी। ये देखकर विष्णु चौंक गया। तुमने अपनी गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? विष्णु ने कहा, कई दिनों से मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी, आज मैं तुमसे वो कहूंगी। विष्णु बोला, ठीक है कहो। अनुपमा बहुत प्यार से कहने लगी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। अगर तुम्हारी मंजूरी हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? मैं शादीशुदा हूँ और मेरी एक बेटी भी है। क्या ये सच है? फिर तुमने इस बारे में मुझे कभी कुछ कहा क्यों नहीं? मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तो मैं क्या करूँ? अपनी पत्नी बेटी को छोड़कर तुमसे शादी कर लूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, पर अगर तुम्हारी पत्नी हम दोनों की शादी खुद से करा दे तो? क्या कह रही हो? मेरी पत्नी क्यों हमारी शादी कराएगी? मैं जा रहा हूँ, तुम पागल हो गई हो पूरी तरह से। वो जाने लगा। अनुपमा चिल्ला के कहने लगी, हाँ मैं सच में पागल हूँ तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। चिल्ला के अनुपमा ने कहा, पर विष्णु उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए वहां से चला गया। कुछ भी करके मैं तुम्हें अपना बना कर रहूंगी, नहीं तो मेरा नाम बदल देना। तुम मिडिल क्लास फैमिली, तुम्हारी पत्नी की सहायता से मैं करके दिखाऊंगी। ये सोचते हुए वो वहां से चली गई। दूसरे दिन से वो विष्णु की पत्नी पर नजर रखने लगी। एक दिन अनामिका जब सब्जी वाले से सब्जी ले रही थी, वो कहने लगी, भाई साहब टमाटर कितने की है? 50 रुपए की है मैडम जी। 50 रुपए? 20 रुपए में नहीं दे सकते हो? इस कॉलोनी में आपके अलावा कोई मोल भाव नहीं करता। क्या होगा अगर हम जैसे इंसान बचत ना करे तो? कैसे जिएंगे बताइए? एक इंसान कमाने वाला हो तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। ये कहकर वो सब्जियां लेकर अंदर चली गई। इस तरह से हर चीज में अनामिका बचत करती थी। जब कभी अनामिका कुछ खरीदने के लिए कहती थी, विष्णु कहता था कि सैलरी मिलने के बाद खरीदेगा और फिर टाल देता था। अनुपमा एक दिन ये सारी चीजें गौर की और अनामिका के पास गई उससे मिलने। क्या तुम मुझे जानती हो? उसने कहा, पर अनामिका ने कहा कि वो नहीं जानती। तुम्हारे पति जिस कंपनी में काम करते हैं, मैं उसी की मैनेजर हूँ। बहुत अच्छी बात है, पर क्या मैं जान सकती हूँ आप यहाँ पर क्यों आई हैं? असल में मैं तुम्हारे पति से प्यार करती हूँ। अगर तुम्हारी मंजूरी हो तो मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। उसकी बातें सुनकर अनामिका को बहुत गुस्सा आया। क्या तुम ये कहने आई हो यहाँ पर कि तुम एक शादीशुदा आदमी से शादी करना चाहती हो? निकल जाओ यहाँ से। अगर तुम 1 मिनट और यहाँ पर रही तो पता नहीं मैं क्या कर दूंगी। तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगी। मैं ये सब मुफ्त में नहीं करूंगी। इसके बदले मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगी, एक बड़ा सा बिल्डिंग, ढेर सारा सोना। जैसे तुम्हारी इच्छा है उसी तरह की जिंदगी तुम्हें मिलेगी। बुद्धिमानी से सोच कर देखना। अनुपमा इस तरह से कहकर वहां से चली गई। क्योंकि अनुपमा ने 1 करोड़ देने का वादा किया था तो अनामिका को लालच होने लगी। अनामिका इस बारे में सोचने लगी। शाम हो चुका था तो उसके पति विष्णु घर लौट आए। फिर अनामिका अपने पति विष्णु से कहने लगी, क्या आप अनुपमा को जानते हो? हाँ मैं जानता हूँ, वो हमारी मैनेजर है। क्यों, क्या हुआ? वो हमारे यहाँ आई थी आज। देखकर लगता है वो तुम्हें पसंद करती है और शादी करना चाहती है। और वो 1 करोड़ रुपए भी देना चाहती है, ढेर सारा सोना, कार और एक बड़ी सी बिल्डिंग। मैं ये सब की मालकिन बन जाऊंगी। तुम शादी कर लो। अनामिका तुम क्या कह रही हो? पैसों के लिए तुम मुझे उससे शादी करने के लिए कह रही हो? अगर किसी को इस बारे में पता चला वो तुम पे हंसेंगे। विष्णु ने बहुत गुस्से से कहा। उसके बाद अनामिका उससे बात करना छोड़ दी। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। अनामिका ठीक से ना खाना खाती थी और ना ही ठीक से एक जगह सोती थी। विष्णु ने बहुत मन्नत की, फिर भी अनामिका उसकी एक ना सुनी। उसने उसे धमकी दी कि वो कुछ ना खा पीकर अपनी जान दे देगी। क्योंकि और कोई चारा नहीं था, विष्णु अनुपमा से शादी करने के लिए तैयार हो गया। कुछ दिन में शादी हो गई। जैसे ही शादी हो गई, अनुपमा ने अनामिका को 1 करोड़ रुपए दे दिया। शादी के लिए विष्णु बिल्कुल तैयार नहीं था। अनामिका ने जबरदस्ती शादी कराई। अब उनकी परिस्थिति बिल्कुल बदल गई थी। वो अमीर हो गए थे। पैसे, जेवर, कार, ये सब देखकर अनामिका बहुत खुश थी। इस तरह दिन निकलते गए। धीरे धीरे अनामिका अपने पति और बेटी का परवाह करना छोड़ दी। एक दिन अनामिका की बेटी राधा उसके पास आकर कहने लगी कि उसे भूख लगी है।
मैं अभी एक प्रोग्राम के लिए निकल रही हूँ, मुझे परेशान मत करो। फिर वो चिड़चिड़ाते हुए ऐसे कही और वहां से चली गई। अनुपमा ने अपने पास बुलाकर राधा को खाना खिलाया। इस तरह से दिन निकलते गए। धीरे धीरे विष्णु और बेटी राधा अनुपमा के करीब हो गए और भूल ही गए कि उस घर में अनामिका भी रहती है। एक दिन अनामिका सोच ही रही थी अपने पति से बात करने की, पर इस बीच अनुपमा आ गई और विष्णु से बात करने लगी। ये देखकर अनामिका साइड हट गई और अपनी बेटी के पास गई और राधा से कहने लगी वो, राधा खाना खाओगी बेटा? नहीं, माँ ने मुझे खाना खिला दिया। इस तरह से राधा ने अनुपमा के बारे में कहा और चली गई वहां से। दिन निकलते गए। धीरे धीरे अनामिका अकेले पड़ गई। उसे समझ में आने लगा। एक दिन अनुपमा अपने पति विष्णु और बेटी राधा को लेकर गांव चले गई। जब अनामिका को इस बारे में पता चला तो वो कहने लगी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। पैसों के लिए मैंने अपने पति को बेच दिया। अब मैं अकेले हो गई हूँ क्योंकि मैंने पैसों के लिए किया था। अब मैं अपने पति और बेटी का प्यार वापस नहीं पा सकती। मैंने उन्हें नजरअंदाज किया था। अनुपमा ने मेरे पति और बेटी को लेकर गांव चली गई। हे भगवान, मुझे धन संपत्ति कुछ नहीं चाहिए। मुझे अपना पति और बेटी वापस चाहिए। जब तक उसे ये बात समझ में आई, सब कुछ खत्म हो चुका था। इसीलिए कहते हैं, अगर पता हो कि ये गलत है तो उस तरफ कदम नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बाद में पछतावा छोड़ के और कुछ नहीं रहता।